नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्रतियोगी विद्यार्थी और कक्षा 12 के विद्यार्थी पूरे जज्बे के साथ, रिदम हौसले के साथ अपनी तैयारी में जुटे होंगे। और अपन एनसीईआरटी ऑडियो सीरीज़ के साथ लगातार चल रहे थे। तो उसमें अपन ने टॉपिक जो कर लिया था, अध्याय 2 अपन चल रहा था हमारा। तो द्विध्रुवीयता का अंत टॉपिक के अंदर हमने कुछ पॉइंट कर लिए थे। और कुछ पॉइंट आज इस वीडियो सीरीज़ के ऑडियो सीरीज़ के अगले इस वीडियो ऑडियो में करते हैं अपन। आप सब ने कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो नोट्स लगातार बना रहे होंगे। और जो स्टेट पीसीएस, नेट जेआरएफ हेतु या स्कूल व्याख्याता हेतु जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी कंटिन्यू ऑडियो सुन रहे होंगे और अपने नोट्स में कुछ चीज़ें ऐड कर रहे होंगे। तो आज अपन करने वाले हैं सोवियत संघ का विघटन के कारण और परिणाम क्या थे, शॉक थेरेपी घटना क्या थी और उसके परिणाम क्या थे, ये करने वाले हैं। और अगले वीडियोस में हम पूर्व साम्यवादी देश और भारत इत्यादि के ऊपर विषयों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए देरी नहीं करेंगे, अपन सीधा डायरेक्ट टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। कि सोवियत संघ जो था उसके विघटन के क्या कारण थे। सोवियत संघ का अपन ने कर लिया था उससे पूर्व कि सोवियत संघ और अमेरिका दो जो धड़े थे, दो विचारधाराएं थी, उनके बीच में एक शीत युद्ध चलता रहा। लगातार शीत युद्ध चलता रहा, दो ध्रुवीयता अपने चरम पर थी। लेकिन धीरे धीरे सोवियत संघ की कुछ कमजोरियों के कारण, कुछ पूंजीवादी अमेरिका की रणनीतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब उसके कौन कौन से कारण थे उनके ऊपर अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। सोवियत संघ की आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं अपनी कमजोरी के कारण लोगों की आशाएं पूरी नहीं कर पाई। अब क्या है कि सोवियत संघ की जो संस्थाएं थी, अपन ने ये पढ़ा था कि अमेरिका और दोनों देश जो थे, एक तो पूंजीवादी अमेरिका और यूएसए, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग थी। यहाँ साम्यवादी विचारधारा थी और यहाँ पूंजीवादी विचारधारा थी। अब विचारधाराएं दोनों अपन ने पहले भी किया, फिर वापस एक बार चर्चा करते हैं कि इसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषयों पर अपनी एक विशेष सोच होती है। साम्यवादी की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषयों पर विशेष अपनी एक सोच होती है। तो अब जो साम्यवादी विचारधारा थी यूएसएसआर की, इनकी जो आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक संस्थाओं में, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में साम्यवादी विचारधारा की विशेषता थी कि उसमें जनता की भागीदारी बहुत कम थी। साथ ही अर्थव्यवस्था और शासन जो था वो सीधा सीधा साम्यवादी विचारधारा की पार्टी जो थी, सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके नियंत्रण में थी। तो उसके कारण वहाँ की जो संस्थाएं थी, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं जो थी सोवियत संघ की, वो कमज़ोर हो गई। यानी आम जनता की जो अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी उनसे, अपने शासन से, अपने अर्थव्यवस्थाओं से कि हमारे लिए कल्याण के काम होंगे, शासन में भागीदारी होगी, वो सोवियत संघ की जो संस्थाएं थी वो दूसरे विश्व युद्ध से लेके 1990-91 तक पूरी नहीं कर पाई। जब कोई शासन जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगा तो उसका देर सवेर अंत होना निश्चित है। तो पहला विघटन का कारण अपने लिख लिया बच्चों। फिर है दूसरा महत्वपूर्ण कारण कि हथियारों की होड़ में पूर्वी यूरोप के देशों पर खर्च आदि से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। अब देखिए हथियारों की होड़ किसके साथ थी, ये भी अपन ने कर लिया था। क्योंकि सीधा सीधा इस मैप के अंदर भी थोड़ा सा देखिए आप कि पूर्वी यूरोप वाला जो पार्ट था, इसके ऊपर चौधराहट किसकी थी, सोवियत संघ की थी। और पश्चिमी यूरोप वाले पार्ट के पास अमेरिका की थी। अब सोवियत संघ को क्या करना पड़ रहा था कि अमेरिका के इसका जवाब देने के लिए, अमेरिका के इन देशों के, अमेरिका इनको नाटो के माध्यम से सहयोग जो दे रहा था, इनका जवाब देने के लिए इन देशों को क्या कर रहा था, सोवियत संघ सहयोग दे रहा था। और फिर अगर चौधर करने का बात करता है कोई देश, तो फिर चौधर के तो टके लगते हैं, जिसे अपने मारवाड़ी में भी कहते हैं। अब चौधर के टके के चक्कर में ये क्या हो गया, सोवियत संघ जो था ये कंगाल होने के कगार पर आ गया। अब ये चौधर में तुलना तो अपनी अमेरिका से कर रहा था, लेकिन इसके पास उसकी तुलना में राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, संसाधन, वो उसके जो थे वो अमेरिका की तुलना में बहुत कम थे। इसीलिए ये चौधराहट के चक्कर में अपने देश को ख़त्म कर गया। अब देखो हथियारों की होड़ क्या थी। अमेरिका ने कोई हथियारों का परीक्षण किया तो सोवियत संघ तुरंत उसका जवाब देता। पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन पर भी बहुत खर्च कर रहा था। इसीलिए अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। फिर है सोवियत जनता को जब पश्चिम के देशों की तरक्की की जानकारी मिली तो जनता को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से निराशा हुई। अब देखिए इसमें क्या है
कि सोवियत संघ की जो जनता थी उनको लगा कि पश्चिम के जो देश है, पश्चिम के देश वो कौन से आएंगे, पश्चिम के देश में भी वो सारे देश आ जाएंगे जो ये ब्रिटेन फ्रांस वगैरह अमेरिका तक भी ले लेंगे। जो वो सारे के सारे जो पश्चिम के देश है उनकी तरक्की लगातार हो रही थी, उनके लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था, उनका खान पान रहन सहन शिक्षा की व्यवस्थाएं, जबकि पूर्वी यूरोप के देशों और सोवियत संघ के, विशेषकर सोवियत संघ के जो देश थे उनका नहीं था। तब उन लोगों को एक राजनीतिक रूप से अपनी सरकार से निराशा हुई कि भाई तुम कर क्या रहे हो, वहाँ की सरकार देखो क्या कर रही है। तो उन उस व्यवस्था के प्रति, पूंजीवादी व्यवस्थाओं के प्रति वहाँ की आम जनता की जो थी वो एक विश्वास बढ़ रहा था और अपनी सरकार के प्रति विश्वास कमज़ोर हो रहा था। तो एक ये कारण भी था कि सोवियत जनता का जो विश्वास था वो अपनी सरकार के प्रति कम हो गया। भारी भ्रष्टाचार, सोवियत संघ के अंदर क्या था कि अपने को मालूम है कि साम्यवादी जो विचारधारा की जो पार्टी थी, सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी, वही उन्हीं के जो कार्यकर्ता थे वही शासन के अंदर भागीदार थे, आम जनता का था नहीं। तो वो लोग भी बहुत भारी भ्रष्टाचार करते थे, आम जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं था, खुलेपन का अभाव था, यानी सब कुछ पार्टी के द्वारा नियंत्रित होता था, पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही देश में चलता था। अब लोगों ने सोचा भाई ऐसे आप एक ही पार्टी तय करेगी तो बाकी देश की जनता तो बिल्कुल टूट गई शासन से। अगर कोई शासन, आम जनता जो है, ये शासन है और ये आम जनता है, ये आम जनता इसके प्रति सहानुभूति कब रखेगी, जब ये आम जनता का इन जनता से जुड़ाव होगा। अब ये शासन कह रहा है कि आप केवल मेरे आदेशों का पालन करो जो मैं कहता हूं, तो इस जनता की सहानुभूति इसके प्रति नहीं होगी। सहानुभूति कब होगी, जब दोनों तरफ से क्या हो, संवाद हो, दोनों तरफ से क्या हो, जनता की अपेक्षा पर शासन खरा उतरे, शासन की जो अपेक्षा उस पर जनता सहयोग करे, तभी अच्छा शासन चल सकता है। लेकिन यहाँ तो एक तरफा हो रहा था, शासन जो कह रहा था जनता को मानना था, इसलिए जनता निराश हुई, भाई आप तो हमें शासन में भागीदारी दे नहीं रहे, जबकि पश्चिम के अंदर तो ऐसा जनता की बहुत भागीदारी है और उनका जीवन सुखी भी है, तो क्यों ना ऐसी ऐसी व्यवस्था को हम क्या करें। अब ये प्रश्न उठने लगा शासन व्यवस्था के ऊपर। एक हुआ, केंद्रीकृत सत्ता के कारण जनता शासन से अलग थलग पड़ चुकी थी, सरकार पर जनता का विश्वास नहीं रहा। केंद्रीकृत सत्ता का मतलब एक ही जगह से सत्ता का संचालन किया जा रहा था, पार्टी संचालित कर रही थी, जनता का शासन से कोई लेना देना नहीं था। अब जनता का शासन से कोई लेना देना बच्चों नहीं था, तो फिर जनता सरकार के प्रति सहानुभूति क्यों रखे। इसलिए जनता बड़ी निराश हुई कि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार कहने की स्थिति में ही नहीं थे वो, क्योंकि पार्टी की सरकार है, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। जनता की सरकार तो तब होती जब जनता की आवाज़ को सुनते। फिर एक कारण है, गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया तो जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का तूफान उमड़ा। सोवियत संघ के विघटन का पतन का कारण देखो एक क्या है, गोर्बाचोव ने, हमने इससे पूर्व वीडियो में भी देखा था, आज फिर मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने दो नारे दिए थे ना, पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त, पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त। उन नारों के अंदर इन्होंने क्या कहा था, पुनर्संरचना और खुलापन, पुनर्संरचना और खुलापन। हम राजनीतिक सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं ना, उन संस्थाओं को दोबारा बनाएंगे पूंजीवादी तरीके से, उनके अंदर कुछ पश्चिम के अनुकरण करके हम उसका सुधार करेंगे। और खुलापन यानी जनता को हम क्या देंगे, अब आज़ादी देंगे, जनता को सरकार के खिलाफ आलोचना का अधिकार देंगे, शासन के अगर कोई कमियां हैं तो वो बताए, अच्छाइयां हैं तो उनकी प्रशंसा करे, जनता को हम पहले की बजाय खुलापन देंगे। अब जब उस जनता को आप खुलापन दे रहे हो, जिस जनता को आपने, कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता को बिल्कुल एक अपने नियमों के अंदर बांध के रखा, कम्युनिस्ट पार्टी ने, क्योंकि इस पार्टी का शासन था और इस पार्टी ने इस जनता को इतने समय तक तो बांध के रखा, और 1985 तक आते आते इन आपको ने कह दिया कि अब हम इस जनता को खुला छोड़ देंगे, अब हम इस जनता को खुला छोड़ देंगे। ये तो ना वैसे ही बात होगी भी, अचानक जैसे कोई आदमी धोती पहन रहा है और उसको आप कह रहे हो कि अब आप कुछ भी पहनो, तो वो उस व्यवस्था में जीन्स पहनो, अब वो उस व्यवस्था में ढलते ढलते उसको समय लगेगा ना, हो सकता है कि वो कंफर्ट महसूस नहीं करे उसके अंदर, लेकिन किसी भी सुधार को अगर आप क्रमिक रूप से करोगे तो वो ज़्यादा कारगर होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, अचानक खुलापन दे दिया। जैसे ही अचानक इस जनता को खुलापन दिया तो इस शासन के प्रति, जो कि इतने दिन तो इनको पास में फटकने ही नहीं देता था, अब सीधा ही कह दिया कि आप कुछ भी मांगो, आप कुछ भी आलोचना करो, आपका अधिकार है। तो अब जैसे ही जनता को मिला ये अधिकार, तो जनता की उम्मीदों का ज्वार, बहुत बड़ा तूफान आया कि उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, हमारा कल्याणकारी कार्य,
हमें बोलने की आज़ादी, शासन में भागीदारी की आज़ादी, सब कुछ मांगे जनता की अचानक इस शासन के ऊपर आ गई। और ये शासन उस जनता के मांगों को झेल नहीं पाया। जब जनता के मांगों को झेल नहीं पाया तो इसका तहस नहस होना तय था। समझ में आया होगा बच्चों। अब क्या था, गोरबचोव ने जैसे ही सुधारों का प्रयास किया तो जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का तूफान उमड़ा, जिसके आगे शासन रुक नहीं पाया, क्योंकि उसने उम्मीदों तो लगा दी लेकिन उन उम्मीदों को पूरा करने का व्यवस्था उसके पास नहीं थी। यानी ये ठीक वैसे ही हुआ कि बारात तो बुला ली लेकिन बारात को खिलाने के लिए इसके पास कुछ था नहीं। चलिए फिर क्या है आगे, इसके पतन का कारण जो था, 6 नंबर कारण अपन पढ़ते हैं। रूस व बाल्टिक गणराज्यों, यूक्रेन, जॉर्जिया में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। क्योंकि रूस और ये सारे के सारे सोवियत संघ के गणराज्य थे। रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन या यूक्रेन बोल देते हैं, जॉर्जिया, इन सब के अंदर क्या हुआ कि राष्ट्रवादी भावना जो थी इनके अंदर, ये इसके सारे के सारे गणराज्य थे। अब सोवियत संघ के इन गणराज्यों के अंदर क्या हुआ कि राष्ट्रवादी भावनाएं कि हमें तो क्या होना है, आज़ाद होना है, हमें तो क्या होना है, आज़ाद होना है। अब हमें आज़ाद होना है, राष्ट्रवादी कि हमारे अलग संप्रभुता बननी चाहिए, हमारी अलग से संप्रभुता होनी चाहिए, हमें स्वतंत्र राष्ट्र बनना है। अब संप्रभुता शब्द को भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जान लेते हैं। संप्रभुता शब्द का अर्थ मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। यानी ये कोई देश है, ये देश जो है ये अपने आंतरिक मामलों के अंदर और दूसरे देशों के साथ बाहरी मामलों में भी, यानी अपने मामलों में किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होगा। ये एक देश है, ये अपने देश के अंदर के मामलों में और बाहर के मामलों में किसी दूसरे देश पर जब निर्भर नहीं होता है, उसके निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो इसको संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं। तो सोवियत संघ के अंदर भी ये जो बहुत से गणराज्य थे, ये बोले भाई अब हमें संप्रभु होना है, हमें सोवियत संघ के साथ नहीं रहना है। तो ये जब बहुत से राज्यों ने, 15 गणराज्य थे ना सोवियत संघ में, तो 15 गणराज्यों, बहुत से राज्यों ने जब ऐसी मांग शुरू कर दी कि हमें तो भैया अब अलग गणराज्य बनना है, अलग देश बनना है, तब उसका टूटना निश्चित हो गया था। यानी घर के अंदर 5 भाई थे या 15 भाई थे और 15 के 15 ने कह दिया कि अब हम भाई एक साथ संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे, हमें तो अलग अलग रहना है, अलग अलग हमारा मकान चाहिए और अलग अलग हमारा परिवार बसाना है, हम एक किसी की चौधर को स्वीकार नहीं करेंगे। अब परिवार क्या हो गया, टूट गया। चलिए आगे है बच्चों कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। अब हमने पहले क्या कर लिए कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे। यानी एक ऐसा देश जो कभी अमेरिका को चुनौती दे रहा था, उसके ये तो क्या हुए, कारण हुए कि उसके विघटन में ये कमियां थी, इसलिए वो टूट गया परिवार। अब वो परिवार टूट तो गया, टूटने के बाद क्या परिणाम हुए, देखिए बाद में क्या परिणाम हुए। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। अब शीत युद्ध का जो दौर था, लगातार 1945 के बाद दोनों के बीच में यूएस से अमेरिका और यूएसआर के, सोवियत संघ के बीच में तनाव चल रहा था। दोनों के बीच में लगातार वाद विवाद होते रहे, दोनों के बीच में लगातार एक दूसरे के हथियारों की होड़ चलती रही, अपनी ताकत को साबित करने की होड़ चलती रही। अब वो समाप्त हो गई, क्योंकि 2 ध्रुवों में से एक ध्रुव जो था ये अब क्या हो गया था, टूट गया था। तो अब ये टूट गया था, तो अब दुनिया में ध्रुव कितने रह गए, एक रह गया था। यानी ये ध्रुव अब सोवियत संघ जैसे ही विघटन हुआ, इसके टुकड़े हुए, परिवार टूट गया, परिवार बिखर गया, तो अब ध्रुव कितने रह गए, एक रह गए। यानी दुनिया में चौधराहट पहले 2 चौधरियों के बीच में थी, 2 के बीच में सरदारी थी, अब सरदारी एक के पास आ गई। चलिए अमेरिका, शीत युद्ध के दौर की समाप्ति होगी जैसे ही उसका विघटन हुआ। अमेरिका विश्व में अकेला महाशक्ति बन गया, ये तो अपन ने समझ लिया। एक ध्रुवीय विश्व, यानी एक ध्रुव, पहले तो 2 ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ, अब कितने ध्रुव रह गए, एक ध्रुव रह गया। उदारवादी लोकतंत्र का उभार। उदारवादी लोकतंत्र कौन सा था, जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था, वो लोकतंत्र जो था अब उभर कर सामने आया जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ। क्योंकि पहले तो साम्यवादी विचारधारा बराबर उसको टक्कर दे रही थी, लेकिन अब एकमात्र उदारवादी लोकतंत्र रह गया, जिसमें लोगों को विचारों की स्वतंत्रता होगी, अर्थव्यवस्था का खुलापन होगा, ये इसकी विशेषताएं थी। सोवियत संघ से अलग होकर अनेक नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ में जितने अनेक गणराज्य जो थे वो सब अलग होकर नए राष्ट्रों के रूप में
जन्म लिया। ये तो बड़ा क्वेश्चन बनता है कक्षा 12 के लिए कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे और परिणाम क्या थे। केवल कारण पर भी पूछा जा सकता है, केवल परिणाम पर भी पूछा जा सकता है, दोनों को मिलाकर भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको एक काम और करना है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम पूछे तो 3-4 लाइनों में आपको सबसे पहले भूमिका भी थोड़ी सी डाल देनी है, जो कि अपने सोवियत संघ प्रणाली का अर्थ बताया था वो भी थोड़ा, कि सोवियत प्रणाली थी क्या। तो क्वेश्चन अपना ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। और अंत में अगर 2 लाइनों में निष्कर्ष भी लिख दिया जाए तो वो और बेटर होगा। ड्राफ्टिंग करके पहले भूमिका या सोवियत प्रणाली का अर्थ, फिर कारण, फिर परिणाम और फिर निष्कर्ष, तो ये क्वेश्चन और अपना बेहतर हो जाएगा। चलिए फिर है शॉक थेरेपी। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है और उसके परिणाम क्या है। शॉक थेरेपी क्या थी? जब साम्यवाद का पतन हो गया था 1990-91 के बाद, जब उसका पतन शुरू हो गया था, तो वो जो साम्यवादी विचार जो था उसको तो वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, साम्यवादी विचार को तो नष्ट कर रहे थे। कि साम्यवादी विचार को तो वो पूंजीवाद जो था वो उसको तहस नहस करने में जुटा हुआ था। पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद। अब ये साम्यवादी देश थे, अब ये पूंजीवाद जो था ये साम्यवादी यूएसआर का विघटन हो रहा था। अब इसका विघटन हो, तो फिर ये विघटन होने के बाद ये पूंजीवाद की तरफ देश सारे के सारे बढ़ रहे थे। कौन से देश? जो साम्यवादी यूएसआर के विघटन हो रहा था इसका, तो इसके जो टुकड़े हो रहे थे ये पूंजीवाद की तरफ जा रहे थे, यानी उस विचारधारा को अपना रहे थे। अब यानी ये जो भाई थे अलग अलग हो गए थे, बिखर गए थे, घर अलग अलग बना लिए थे, अब ये अपने मूल विचार जो था इन देशों का उसको तो छोड़ रहे थे और इस विचार को अपना रहे थे, पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब ये जब टुकड़े हुए इनके, इन टुकड़ों से इस पूंजीवाद विचारधारा के अंदर घुल मिलने तक का जो बीच का टाइम था ना, उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये पूंजीवादी जो देश थे, कौन? अमेरिका विशेषकर, और अमेरिका के ही प्रभाव वाले जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन है, जिसमें एक विश्व बैंक है, एक IMF है। ये IMF और विश्व बैंक जो थे, अब इन देशों ने, क्योंकि ये सीधा सीधा इन पर अमेरिका का प्रभाव है, तो इन देशों ने इनको क्या कहा, इनके जो टुकड़े थे उनको, कि भाई अब आप अलग तो हो गए, यानी अब इनको देखो इनके ऊपर राजनीति करने का मौका मिल गया। यानी अपने दुश्मन के घर जो टूटे ना, उन टूटे हुए भाइयों को एक एक को कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, आप टूट तो गए हो, अब हम आपको आर्थिक मदद देंगे। कौन कह रहा है? अमेरिका इनके माध्यम से कहलवा रहा है। IMF, विश्व बैंक, और कि हम आपको लोन देंगे, क्योंकि जब नया नया कोई न्यारा होगा, नया नया जब अलग होगा घर से, परिवार से, तो उसको तुरंत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चलाना है। तो अब इन टुकड़ों को क्या ज़रूरत थी कि बहुत एक बड़ी आर्थिक मदद की ज़रूरत थी। तो अमेरिका ने आश्वासन दिया कि हम आपको देंगे। और फिर अगर कोई आर्थिक मदद दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी शर्तें भी बताएगा कि आपको पैसा कैसे कैसे खर्च करना है, देश में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी, शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी। अब पैसा दे रहा है तो इसका मतलब इन टुकड़ों की, इन जो देश ये जो थे, इनके सारी की सारी शासन व्यवस्था भी किसके अनुसार बन रही है? अमेरिका के अनुसार या विश्व बैंक और IMF के अनुसार बन रही है। तो साम्यवाद से इस पूंजीवाद तक पहुंचने में जो विश्व बैंक और IMF ने जो इनकी योजना बनाई इन देशों की, कि आपको किस किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करनी है, तो उस घटना को बोलते हैं शॉक थेरेपी। उस घटना को क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी।